सो अब अगर हम इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं तो इसकी ट्रांसमिशन कैसे है, ये थैलेसीमिया के होने का मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म में ये याद रखिए कि दोनों पेरेंट्स में से दोनों का ही थैलेसीमिया में इन्वॉल्व होना जरूरी है, वेदर इट्स माइनर और इट्स मेजर। इसके साथ अगर हम फर्दर इसको आगे लेके चलते हैं कि थैलेसीमिया कैसे आगे परसिस्ट कर सकता है, इसके चांसेस क्या हैं, पेरेंट्स को क्या बताना चाहिए कि क्या वो बच्चे ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये एक अलग से टॉपिक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसके डायग्नोसिस के बारे में लेके चलते हैं। डायग्नोसिस कैसे बनता है थैलेसीमिया का। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं जिनको रिकरेंट अनीमिया, खून की कमी चल रही होती है, उनको हम आयरन सप्लीमेंट्स भी देते हैं, उनको हम डिफरेंट चीजों से डिवर्म भी करते हैं, लेकिन उनकी खून की कमी पूरी नहीं हो पाती। जब ऐसा होता है तो फिर एक डॉक्टर हमेशा थैलेसीमिया के बारे में सोचता है और फिर डिफरेंट टेस्ट करवाता है, जिसमें सीबीसी, सीरम फेरेटिन लेवल्स और स्पेशली एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है तो उसमें हमें पता चलता है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया। और एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस ही एक्चुअली हमें बताती है कि कौन सी एचबी की टाइप इसमें परसिस्ट कर रही है, वेदर इट्स HbA2 या फिर HbF। ये सारा हमें पता चलता है और ये भी हम उससे सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पेशेंट कितनी देर सर्वाइव करेगा, इस पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या देना है और ये आगे कैसे चलाएंगे इस पेशेंट को। इन चीजों को हम लेके आगे चलते हैं। और ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है। ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं हम दे सकते सिवाय आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के। पहले आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में बात आ जाती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हम पेशेंट को दे रहे होते हैं अबाउट विद द इंटरवल्स ऑफ 2 to 4 वीक्स डिपेंडिंग अपॉन हिज हीमोग्लोबिन लेवल्स। और साथ में हमें चिलिशन भी देनी पड़ती है जिसमें डेफ्लॉक्सामिन होता है ताकि आयरन ओवरलोड्स को भी प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि रिकरेंटली हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। और फिर आखिर में आके हमें, क्योंकि खून के खुलिये जब टूटते हैं आपकी तिल्ली में से गुजरते हैं, फिर ये तिल्ली का साइज बढ़ा देते हैं और तिल्ली कुछ भी करने के काबिल नहीं रहती और बिल्कुल साइज बढ़ने के बाद खत्म सी हो जाती है। और जब खून के खुलिये इसमें से गुजरते हैं तो ज्यादा टूटना शुरू कर देते हैं, तो हम इस तिल्ली को ही निकाल देते हैं। इसको कहते हैं स्प्लीनेक्टमी। ये ही कुछ है जो हम थैलेसीमिया में अपने पेशेंट के लिए कर सकते हैं। अब अगर हम फर्दर डिस्कस करें कि क्या अगर आपको पता चल जाए कि दो लाइफ पार्टनर्स जिनकी शादी हो चुकी है और दोनों को ही थैलेसीमिया है, तो वो बच्चे ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ये एक बहुत ही सेंसिटिव सा टॉपिक है। इसके बारे में हम अक्सर पेरेंट्स को ये बताते हैं कि आप जरूर बच्चे ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो इसमें दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना जरूरी होता है और दोनों से एक एक जीन ट्रांसफर हो रहा होता है। सो चांसेस क्या होंगे। चांसेस ये होंगे कि अगर आपकी 4 प्रेगनेंसीज होती हैं, जरूरी नहीं है लेकिन ये चांसेस पे डिपेंड कर रहा है, हमने मैथमेटिकली इसको काउंट करना है। तो पेशेंट को हम ये समझाते हैं कि अगर 4 प्रेगनेंसीज होती हैं तो उनमें से एक नॉर्मल होने के चांसेस हैं, एक के थैलेसीमिया मेजर में जाने के चांसेस हैं और 2 के थैलेसीमिया माइनर में जाने के चांसेस हैं, अगर दोनों ही पेरेंट्स थैलेसीमिया माइनर में इन्वॉल्व हैं। सो ये चांसेस होते हैं। फिर इसको आगे हम पेरेंट्स को बताते हैं कि आप 8 से 10 हफ्ते पे एम्नियोसेंटेसिस, ये एक टेस्ट होता है, ये आप जरूर करवाएं बच्चे के लिए। अगर उसमें आता है कि ये थैलेसीमिया मेजर की तरफ जा रहा है तो आप अबॉर्शन की तरफ चले जाएं, लेकिन अगर आता है कि ये थैलेसीमिया माइनर या नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, देन यू कैन कैरी ऑन विद योर प्रेगनेंसी। सो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि स्क्रीन किस किस को करना चाहिए और ये स्क्रीनिंग कैसे होनी चाहिए ताकि थैलेसीमिया हो ही ना। आइडियली तो हर बंदे की शादी से पहले थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत मुश्किल है। लोग डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस करते हैं। फॉरेन में सबकी स्क्रीनिंग होती है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि कुछ सोशो इकोनॉमिक रीजंस हैं, हमारी सोसाइटी ऐसी है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है या समहाउ जो भी आप कहना चाहें, सो ये स्क्रीनिंग पॉसिबल नहीं होती, लेकिन होनी चाहिए। हर पेरेंट्स की शादी से पहले थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर स्क्रीनिंग नहीं हो सकी और बाद में आपको पता चला कि दोनों पेरेंट्स थैलेसीमिया माइनर में इन्वॉल्व थे, इसका मतलब ये है कि आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम रन कर रहा है, तो आपको फिर कजन मैरिज से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और जब आप कजन मैरिज से अवॉइड करेंगे तो हाफ चांसेस हो जाएंगे थैलेसीमिया होने के। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्क्रीनिंग। होप यू विल फॉलो ऑल द गाइडलाइंस ताकि आप थैलेसीमिया जैसी बीमारी से अपनी फैमिली को महफूज रख सकें, अपनी नस्ल को महफूज रखें। Thank you very much.